लेकिन आपने मौलाना फजलुर रहमान को सुना, उनका रद्द अमल इन्हीं दो चीज़ों पर मुश्तमिल था, एक बदगुमानी और दूसरा बदजुबानी पर। उन्होंने कहा कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है, यानी अगर करप्शन लूटमार होती है तो ये अवाम के टैक्स का पैसा है, लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ जुड़े हुए हैं इसके साथ, क्योंकि वो जो अरबों रुपया है जो लूटा गया है वो अगर वापस आएगा कौमी खजाने में तो वो पाकिस्तान के लोगों पर खर्च होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासत खिदमत का नाम है और क़यादत रहनुमाई का, मगर सितम यह है कि इस वक्त मुल्क की सियासत और क़यादत सिर्फ दो ही काम ज़ोर शोर से कर रही है, एक बदगुमानी और दूसरा बदजुबानी। मीर तकी मीर का शेर है कि इसमें हैरान हूँ किस किस का गिला तुझसे करूँ, बदगुमानी का तगाफुल कर तेरे कीने का। आपने मौलाना फजलुर रहमान को सुना जो एक जय्यद आलिम दीन है। इनके पैरोकारों का दावा है कि वो लाखों उलमा के अमीर हैं, उस्ताद हैं, लेकिन माजरत के साथ इमरान खान पर हुए कातलाना हमले पर मौलाना का रद्द अमल इस दावे की सरासर नफी कर रहा है। क्या बदगुमानी से बचने का हुक्म कुरान में नहीं दिया गया? लेकिन आपने मौलाना फजलुर रहमान को सुना, उनका रद्द अमल इन्हीं दो चीज़ों पर मुश्तमिल था, एक बदगुमानी और दूसरा बदजुबानी पर। दूसरा वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह है। यहाँ भी आपको बदगुमानी और बदजुबानी में लुथड़े बयान सुनने को मिलते हैं। इमरान खान पर हमले को लेकर राना सनाउल्लाह का फरमाना यह था कि वो दावे से कहते हैं इमरान खान को गोलियां नहीं लगी, इमरान खान जख्मी होने का झूठा ड्रामा कर रहा है। यही नहीं, राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई डॉक्टरों का आज़ादाना बोर्ड बैठे तो वो खुदा की कसम खा कर कहते हैं कि इमरान खान के जख्मी होने का ड्रामा भी बेनकाब हो जाएगा और अगर वो झूठे साबित हुए तो वो सियासत छोड़ देंगे। अब इमरान खान ने अपने जख्म खोलकर कौम के सामने रख दिए हैं। मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं, ना मुझे जख्मों के हवाले से ज़्यादा इल्म है, लेकिन इमरान खान की जो वीडियो सामने आई है इससे ये तो ज़रूर पता चल गया है कि इमरान खान वाकई ज़ख्मी है। अपने हर दिल अजीज़ रहनुमा को ज़ख्मी देख कर यकीनन इनके चाहने वालों के दिल भी ज़ख्मी हुए होंगे, मगर इन जख्मों ने मौलाना फजलुर रहमान और राना सनाउल्लाह समेत इन सब को झूठा साबित कर दिया है जो इस हमले को जाली और इमरान खान के जख्मों को ड्रामा करार दे रहे थे। हमारा अलमिया ये है कि हम गलती पर माफ़ी मांगने की बजाय झूठ पर डट जाने को बहादुरी गर्दानते हैं। अब राना सनाउल्लाह सियासत छोड़ेंगे, ना मौलाना फजलुर रहमान किसी शर्मिंदगी का इजहार करेंगे, बल्कि जो बदगुमानी और बदजुबानी की है इसके दिफा में नई नई तावीलें तराशी जाएंगी। सच पूछिए तो राहबरों का यही रवैया सियासत के लिए, रियासत के लिए जहर कातिल है। शहीद अरशद शरीफ कहते रहे कि इनकी जान को खतरा है, इन्हें धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन बेशरम हया से आरी हुकूमती रहनुमा और इनके पैरोकार अरशद शरीफ का मजाक उड़ाते रहे, इन्हें बुज़दिली के ताने देते रहे और अपने दावे को सच साबित करते अरशद शरीफ शहीद हो गए। अब इमरान खान को भी खुद को सच्चा साबित करने के लिए अपने जख्म दिखाने पड़े हैं। इससे इनकी कदर मंजिलत और बढ़ गई है कि वो जख्मी हैं लेकिन हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च के शुरुका का जज्बा बढ़ा रहे हैं। हुकूमत लाख कहे कि लॉन्ग मार्च नाकाम हो रहा है, हकीकत यह है कि इस मार्च से हुकूमती ऐवानों में लर्ज़ातारी है। परेशानी क्या है, क्या हो सकता है, इसी पर बात करेंगे, इसी से आगाज़ करेंगे। नूरुल आरफीन और सदीक जान मेरे साथ हैं। नूरुल आरफीन, ये जिस तरह से हमने आज दिखाए, बयानात चलाए, कस्में खाई जा रही, राना सनाउल्लाह कसम खाकर कह रहे हैं कि इमरान खान कोई ज़ख्मी नहीं है, मौलाना का भी बयान चला है, इस तरह दीगर इनके लीडर्स के बयानात हैं। अब ये किस कदर शर्म की बात है, दुख की बात है। एक तरफ कहा जाता है नौजवान नस्ल को बदतमीज़ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और ख़ुद जब इस तरह के बयानात दिए जाएंगे तो फिर क्या सियासत का हम कहें कि जी सियासत किस रुख पर जाएगी जब इतनी बदगुमानी और इतनी बदजुबानी होगी। जी हाँ, बात ठीक है आपकी, लेकिन कोई भी बयान नौजवानों को बदतमीज़ी पर आमादा करे ये उसकी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि अरशद शरीफ को शहीद होकर के अपने को लाहक ख़तरात को दुरुस्त साबित करना पड़ा था, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट ज़रा अधूरा है, इसको मैं पूरा किए देता हूँ। इसी तरह से मेरा कोई इलाका नहीं, मेरी कोई हमदर्दी किसी भी सियासी जमात को पाकिस्तान में हासिल नहीं रही, लेकिन इसी तरह से ये बात पूरी हो जाती है अगर आप इसको यूँ बयान करें कि इसी तरह से मोहतरमा मरहूमा कुलसूम नवाज़ साहिबा को भी अपनी बीमारी को
सही साबित करने के लिए अपने आप को वेंटिलेटर पे डलवाना पड़ा था। आपको याद तो होगा वो कौन लोग थे जो उस क्लिनिक या हॉस्पिटल के गिर्द घूमते पाए गए थे, जो बाहर से वीलॉग्स कर रहे थे, जो अंदर घुसता हुआ एक आदमी पकड़ा गया था। आपको यकीनन वो भी ज़रूर याद होगा। बहरहाल राना सनाउल्लाह और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जो बयानात आपने सुनवाए वो भी इंतहाई अहमकाना थे, कतई गैर ज़रूरी थे। और साथ ही ये जो वीडियो जारी हुई है मुझे उसका भी कोई सर पैर साबित नहीं समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इससे एक चीज़ की ज़रूरत क्या थी। मतलब इमरान खान जिन लोगों के लीडर हैं उनको तो पता है कि इमरान खान ज़ख्मी हुए हैं, और ये बात मैं और आप भी डिस्कस करते रहे रोज़े अव्वल से। महज ड्रेसिंग की वीडियो जारी करके अगर उनको ये लगता है वीडियो रिलीज़ करने वालों को कि अपने मुखालिफिन के दिल मोह लेंगे, उनके दिल में हमदर्दी के जरासीम उमड़ने लगेंगे, ऐसा होगा नहीं। तो फिर ये कोशिश भी मैं कहता हूँ बिलावजह फजूल की थी। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करते चले जाएं, आप अपने मकसद पे फोकस रहें, दैट्स ऑल। उनके दिल को मोह लेने के लिए इस किस्म की किसी वीडियो की ज़रूरत थी नहीं मेरे हिसाब से। बाकी पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी सियासत में जो हमारे रहनुमा, हमारे मसीहा हैं, उनकी ज़ुबानें जिस तरह से चला करती हैं उसका अहवाल आपने खूब बयान किया। सदीक जान, ये जिस तरह से कस्में खाई गई, मैं सियासत छोड़ दूंगा, ये वज़ीर दाखिला ने कहा कि जिसको कोई ज़ख्म ही नहीं आए। अब शायद इस वजह से दिखाए गए हैं ज़ख्म कि भाई आपको यकीन आ जाए, तो ये तो बड़ी दुख और मैं समझता हूँ कर्ब की बात है कि हमारी जो सियासी लीडरशिप है वो इस हद तक चली गई है कि अब एक तरफ ज़ख्म दिखाने पड़ेंगे, दूसरी तरफ वो कस्में खा रहे हैं सियासत छोड़े। क्या ये सियासत छोड़ेंगे? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब जो बात करते रहे उस पर माजरत करेंगे? क्योंकि ये तो दूसरी तरफ से कहते रहे हैं कि जी ये होता है वो होता है, यहाँ कहा कि जी ये तो शाहरुख और आमिर खान को भी पीछे छोड़ गया है। इस तरह की जो स्टेटमेंट्स दी गई, इससे कोई हमारी सियासत या पाकिस्तान का इमेज या हमारे रहनुमा का इमेज को बेहतर तो नहीं हुआ कि इमरान खान साहब को ज़ख्म दिखाने पड़े हैं? अब इसके बाद कहीं कोई शर्मिंदगी होगी? जी सदीक जान शायद अभी राब्ता नहीं है। आरफीन, आपको अब क्या लगता है कि इस पर कोई शर्मिंदगी का इजहार, या जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा जी मैं सियासत छोड़ दूंगा, तो अब क्या आगे कोई मेडिकल बोर्ड बिठाना चाहिए तो फिर राना सनाउल्लाह साहब कोई सियासत छोड़ने का ऐलान करेंगे? नहीं जी, लगी हुई रोटियां किसको बुरी लगती हैं? कौन सियासत छोड़ करके बेरोजगार होगा? कौन 5-5 हज़ार रुपए की नौकरी करके राब्ता हुआ सदीक जान से, आपकी जात से। सदीक, क्या कहेंगे ये जिस तरह के बयानात आए कि जी कस्में खाई गई और लाइव टेलीविजन पर बैठकर ये कुछ किया गया, और उसके बाद अब इमरान खान साहब, शायद उनकी टीम ने उनको कहा होगा कि जी अब इस हद तक ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि दिखाई दिए जाए ज़ख्म, क्योंकि कोई कह रहे थे जी तो प्लास्टर कैसे हो गया, अगर गोलियां लगी हैं प्लास्टर तो उसके ऊपर हो नहीं सकता। फिर उनको दिखाना पड़ा कि वहाँ पर कट लगाकर, यानी जाहिर है कि कुछ फ्रैक्चर की तरह की सूरत हाल भी है, उस वजह से भी तो ये सब कुछ सामने लाना पड़ा। ये मुझे लगता है कि हमारी जो सियासी तारीख़ है उसमें एक बदनुमा दाग है जो हुकूमती इस तरह बयानात आते रहे उनके लिए। आपने एक तो मैं समाज साहब समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ये नहीं करना चाहिए था, या उनकी टीम को ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मसला ये है कि जिन्होंने यकीन नहीं करना, एतबार नहीं करना, वो अब भी नहीं करेंगे। और फिर ये जो हमारी हुकूमती जमातें हैं, जो PDM में शामिल जमातें हैं, बाकी जमातों का मसला नहीं है, नून लीग क्या कह रही है, पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा फजलुर रहमान साहब को, जो कि एक मजहबी जमात के सरबराह के तौर पर अपना उनका एक तारुफ है, वो कहते हैं कि वह हज़ार उलमा के, मुफ्तियान कराम के वो कायद हैं, सिपा सलार हैं, सरबराह हैं, तो उनके पेशवा हैं, तो उनको जिनका एक मजहबी तशख़्ख़ुस है या मजहबी तशख़्ख़ुस का वो दावा करते हैं, उनको कम अज़ कम सच बोलना चाहिए और इतना बड़ा झूठ और गलत बयानी नहीं करनी चाहिए जो कि फिर बाद में पता चल जाए, क्योंकि वो पहले भी इस तरह करते हैं। देखें, सियासत में बाकी सारी चीज़ें ठीक है, आप हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, कोई मसला नहीं है, आप हर हुकूमत से मफादात लेते हैं, कोई मसला नहीं है, आपने सारी वजारतें, सारे ओहदे अपनी फैमिली में रखे हुए हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको इतना बड़ा कोई झूठ या गलत बयानी नहीं करनी चाहिए जो बाद में साबित हो जाए। इससे नुकसान ये होता है कि लोग इन मजहबी शख्सियात की वजह से फिर मजहब को टारगेट करते हैं, वो दीन पर बात करते हैं, वो कहते हैं देखिए ये वो जो एक आम ताज़ी मौलवी सारे ऐसे होते हैं, ये इस तरह की बातें लोग करते हैं जो कि नामुनासिब हैं। तो बाकी ज़ाहिर है हुकूमत का काम है कि उन्होंने हर चीज़ को यही कहने कि ये झूठ है, गलत बयानी है, इस पर चूँकि उनका टारगेट जो है वो इमरान खान को डिसक्रेडिट करना है। तो मेरा ख्याल है कि जब से वो ये मुहिम चला रहे थे, मेरा नहीं ख्याल कि वो ये परसेप्शन बनाने में कामयाब हुए थे कि इमरान खान को गोली नहीं लगी। सब ने वो वीडियोज़ देखी और उस वक्त जब ये गोलियाँ चली, कंटेनर पर मीडिया भी मौजूद था और मीडिया ने भी वो फुटेज चलाई, वो सारी चीज़ें सबके सामने। तो आप बताएं ना कि ये कहना कि ये सारा ड्रामा किया गया,
तो कोई और करके दिखाए ना इसी तरह से, किसी को दे पिस्तौल और कह के चलो मेरे ऊपर गोली, मैं ड्रामा करना चाहता हूँ। ये तो बड़ा ही अफसोसनाक भी है और शर्मनाक है। नहीं, लेकिन तो फिर इस तरह के दावे कि मैं सियासत छोड़ दूंगा, खुदा की कसम खाना कि जी मेडिकल बोर्ड बिठाया जाए, ठीक है, आप भी कहते हैं, आरफीन भी कहते हैं कि शायद ये वीडियोस नहीं सामने लानी चाहिए थी, लेकिन चले अब आ गई हैं, जिसने भी मशवरा दिया उन्होंने कर दिया, तो अब क्या इनको यकीन दिलाने के लिए मेडिकल बोर्ड बिठाना होगा? जो सियासत छोड़ने की बात की गई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस तरह की स्टेटमेंट लाइव देने से। जो हमारी ऑडियंस है, हमारी कौम आदी हो चुकी है कि सिर्फ ऐसी बातें होती हैं। एहसन इकबाल ने कहा अगर प्रेम मुशर्रफ मुल्क से बाहर चले जाएंगे मैं सियासत छोड़ दूंगा, तो ये सिर्फ इस तरह की बातें होती हैं, दावे होते हैं। ये अगर इन्होंने सियासत छोड़नी होती तो ये कोई पहली कसम थोड़ी है, ना ये आखिरी कसम है। और जो इन्होंने अवाम के साथ कर छोड़ा है तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए था। उन्होंने जिस तरह से अवाम के साथ जलील ख्वार कर दिया, खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया, तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए था, इससे हटके भी। चले, मैं एक और, मुझे आगे तैनाती के हवाले से जाना है, लेकिन मुख्तसरन आरफीन पहले आपके सामने रखता हूँ। ये सैयद आनंद धूमे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल में इन्होंने अपना आर्टिकल छापा, इमरान खान पुशेस पाकिस्तान टू द एज। अब उन्होंने एक एक हमारे टेलीविज़न का नाम लेकर उसके क्लिप्स लगाकर उनकी स्क्रीनशॉट लगाकर बताया है कि किस तरह पाकिस्तान में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। अब वो आर्टिकल लिखने वाला खुद कह रहा है कि जी इमरान खान ने मुल्क को तबाही की तरफ ले गया, फलां कर दो। कहते हैं इसमें ऐसी कोई बात नहीं, यानी हमारे यहाँ अंग्रेज़ी को उस तरह नहीं समझा जाता। इसी तरह वो खातून चैन जिसने इंटरव्यू किया, उसने कमेंट्स बंद किए, कहा जी ये इसको थ्रेट गए हैं, रेप के और फलां थ्रेट्स किए गए हैं, इसलिए उसने बंद कर दिया। उसने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कभी कमेंट्स खोले ही नहीं, क्योंकि पहले इस तरह से आते थे, इसका इमरान खान से इंटरव्यू से लेने देना कुछ नहीं। इसी तरह से कोई और इंटरव्यू आता है, उस पर प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। तो कहीं ये वजह तो नहीं है कि इमरान खान साहब कोई भी बात करते हैं तो उसके बाद जस्टिफाई करना पड़ता है या बताना पड़ता है, वजाहत करनी पड़ती है? इमरान खान ने नहीं कहा था, इंटरव्यू करने वालों ने, आर्टिकल लिखने वालों ने फिर उनको वजाहत करनी पड़ी कि भाई ये पाकिस्तान में क्या प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। आपने सवाल पूछ ही लिया है तो मैं बयान कर दूं। आपने, मेरा ख्याल है, मेजर गौरव आर्या, वो जो एक हिंदुस्तान की धरती का नाम नेहाद एक अनमोल रतन है, उसकी एक वीडियो देखी होगी इमरान खान साहब के इन तमाम इंटरव्यूज़ के हवाले से। अच्छा, दुश्मन भी अगर काम की बात करे तो उसको ज़रा तहम्मुल से सुनना चाहिए। वही हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली बात के, ये मत देखो कौन कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। नाम लेना मुनासिब तो नहीं था, लेकिन चूंकि मेजर गौरव आर्या ने लिया था इसलिए मैं नाम ले ही लेता हूं, क्योंकि मेरे कंधे पे किसी अच्छे खान भी केस नहीं कर सकते इस एक बात पे, तो क्योंकि मैं हवाला दे रहा हूं उस एक वीडियो का। उसमें उसने कहा है कि इमरान खान साहब ने क्या कामरान खान समझ रखा था CNN वालों को। अच्छा, अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है, मेरा भी ज़्याती ख्याल है, मेजर गौरव आर्या की तरह कि ये जो इस वक्त इमरान खान साहब की मीडिया टीम है, मीडिया एडवाइज़र्स हैं, मुझे नहीं पता कौन लोग हैं, ये ज़रा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हो करके और ये कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि जिसमें सियासी कब्र तो नहीं कह सकता मैं, बहुत ज़्यादा सकील जुमला हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो सुबकी का एम्बेरसमेंट का सामना हो सकता है अगर ये सारी हिमाकतें जारी रहीं। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। जी मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम मेरे पास बचा है क्योंकि फिर कमर्शियल ब्रेक है। सिद्दीक जान, अगली हमारी जो टॉप स्टोरी वो तैनात आर्मी चीफ की तैनाती, तकरीबन 1 हफ़्ता कुछ निजी दौरे में लग गया वज़ीर आज़म को, और फिर बहुत सी खबरें आई कि जनाब कोई कायल नहीं कर सके, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ये इतना बड़ा मसला बन गया है जिस हुकूमत से ये नहीं सेटल हो रहा। ये बहुत कुछ बताता है हमारे तर्ज़ हुकूमत, हमारी सियासत, PDM के बारे में कि अब फ़लाँ से मशवरा करना है, फ़लाँ से मशवरा करना है। तो ये सब कुछ यानी हुकूमत इसी एक तैनाती के इर्द गिर्द फिर घूमती रहेगी। देखिए उसामा गाजी साहब, हम ये बात पहले भी कह चुके हैं कि अगर इमरान खान इतराज़ ना भी करें तो ये बहरहाल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के एक मुनज़्ज़म और बड़े इदारे के लिए ये दुरुस्त नहीं है तासुर कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के अदालती फैसले के मुताबिक एक इश्तिहारी, मफरूर, फरार, भगोड़ा, कानून का भगोड़ा जो है एक ज़ायद मुजरिम बैठकर और लंदन में पाकिस्तान की फ़ौज के सिपह सालार का फैसला करे। और मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ ये बताने के लिए कि नवाज शरीफ आज भी कितने रेलिवेंट हैं, हालांकि पूरा पाकिस्तान जानता है कि उनको रेलिवेंट बनाया किसने, ये हुकूमत उनको दी किसने। अवामी मैंडेट तो उनके पास नहीं था, वोट तो उनके पास अवामी नहीं था, तो किसने उनको मुसल्लत किया सबको पता है। लेकिन वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें मियाँ नवाज शरीफ आज इतने ताकतवर हैं कि जनाब आर्मी चीफ लगाने का फैसला वो कर रहे हैं। फिर ख्वाजा आसिफ साहब पहले वो कहते हैं जी बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ के साथ मशवरा करने गए हैं, अब वो कहते हैं नहीं ये फैसला वज़ीर आज़म ने करना है और कहीं और मशवरा नहीं हो रहा। कभी वो कहते हैं, और फिर नून लीग ने पूरी कंपेन चलवा दी है एक जो लेफ्टिनेंट जनरल है उनके हक में, और एक के खिलाफ पहले कंपेन चलवाई थी और उनको तो बहुत टारगेट करते थे जनरल फैज साहब। अब एक और लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू करवा दिया गया है। तो बहरहाल ये चीज़ें किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है
और जो भी तकरीर होनी है मेरिट पर, जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज के लिए जो कि इस मौके के ऊपर जो जिनको लगाना चाहिए उनको लगा देना चाहिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जो इस वक्त मुल्क के अंदर माहौल चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, जो अफवाहें चल रही हैं, उससे नुकसान हो रहा है बाला इदारे का। आपने देखा जिस तरह से अखबार में खबरें लग रही हैं, जिस तरह से पूरा जो हुकूमत ने, नून लीग ने पूरा एक कैंपेन चलवा दी कि मौजूदा आर्मी चीफ एक्सटेंशन चाहते हैं, मियां नवाज शरीफ डट गए हैं, उन्होंने कहा कोई एक्सटेंशन नहीं है, पूरा एक प्रोपेगेंडा। और ये मैं आपको आज बता दूं उसामा गाजी साहब, आज है 14 नवंबर, ये मैं आपको बता दूं कि 29 नवंबर के बाद नून लीग बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन करने जा रही है जनरल बाजवा साहब के खिलाफ, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं। तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से ये हमेशा अपने जो मोहसिन हैं उनकी पीठ में छुरा घूमते हैं और उनके साथ ये क्या करते हैं। ठीक है, चले। अच्छा, ये चंद जुमले इस हवाले से भी जो बात हो रही थी, सदीक आपने भी आरफीन की तरह कहा कि जी इमरान खान साहब को नहीं वीडियो दिखानी चाहिए थी, लेकिन जो कुछ उनके इंटरव्यू के बाद होता है, यानी इंटरव्यू लेने वाले को बताना पड़ता है कि जी ये तो पाकिस्तानी चैनल्स किस तरह का प्रोपेगेंडा करने लग गए हैं, अब तो भारतीय चैनल से कंपेयर करने लगी है दुनिया पाकिस्तानी चैनल्स को। बड़े दुख की बात है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, इससे चैनल्स अपना नुकसान कर रहे हैं, ओवरऑल मीडिया का नुकसान हो रहा है, क्रेडिबिलिटी मीडिया की ख़त्म हो रही है। और बात यह है कि अब आपको पता है कि चैनल्स लोग पता नहीं उतना देखते ही नहीं देखते, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब बहुत लोग देखते हैं, लोगों की एक्सेस है, आसानी होती है, लोगों के पास मोबाइल है हाथ में, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो मीडिया ये चीज़ें करके, और वक्ती तौर पर तो मीडिया को फ़ायदा हो रहा होगा, अरबों रुपए के इश्तिहारात मिल रहे होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में मीडिया नुकसान कर रहा है, क्रेडिबिलिटी अपनी ख़त्म कर रहा है, और मीडिया की, मेन स्ट्रीम मीडिया की व्यूअरशिप कम हो रही है, और जो डिजिटल मीडिया है उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा हो रही है, तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया अपना नुकसान कर रहा है। बाकी आप देख लें, पिछले 8 माह में बाकी चैनल जिस जब कंप्रोमाइज़ थे और वो कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं, अपना ज़मीर बेच चुके हैं शरीफ ख़ानदान के हाथों, और बोल ने जब अपना ज़मीर नहीं बेचा, तमाम दबाव के बावजूद कहा कि जो ग्राउंड रियलिटी हम दिखाएंगे, तो आज देख लें बोल कहाँ खड़ा है, बाकी चैनल कहाँ खड़े हैं। आप जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, बोल की आप फ्रैक्शन फिगर उठा के देख लें, बोल की रेटिंग एक तरफ होती है, व्यूअरशिप एक तरफ होती है, बाकी सारे चैनलों की मिलाकर उससे कम होती है। तो मीडिया चैनल्स अपना नुकसान कर रहे हैं, इमरान खान को कोई नुकसान नहीं है, वक्ती तौर पे 2, 4, 5 घंटे वो प्रोपेगेंडा रहता है, लेकिन उसके बाद खत्म हो जाता है। आप देखें, इंटरव्यू करने वालों ने 2 चीज़ों को खुद क्लैरिफाई कर दिया, और उसके बाद पीटीआई ने, अभी ऑडियो उनके पास मौजूद है, सारी चीज़ें उनके पास मौजूद है, इमरान खान ने बिल्कुल वो बातें की हुई हैं। और बात यह कि ये बात इमरान खान ऑन रिकॉर्ड कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका के साथ वो बराबरी की सतह पे तल्लुकात चाहते हैं, गुलामी नहीं चाहते, डिक्टेशन नहीं लेंगे, उनसे एड नहीं चाहिए, ट्रेड करना चाहते हैं। ये बातें तो ऑन रिकॉर्ड इमरान खान कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी उनको बार बार ये दोहरानी पड़ती है क्योंकि रंग दूसरा जाता है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आरफीन नामा बात करेंगे एक बड़े इंकशाफ की कि क्या वाकई प्राइम मिनिस्टर की, शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी होने वाली है, किसने इंकशाफ किया है, आरफीन नामा में जानेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। वक्त है आरफीन नामा का। आरफीन, एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि यानी शहबाज शरीफ साहब की भी छुट्टी हो सकती है किसी भी वक्त। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये दुआ कर दूं तो भाई मेरे दुआ करने से क्या होता है, होना तो वही है जो मंजूर है, फला फला है। अमीर जमात इस्लामी साबिक़ सेनेटर सिराजुल हक साहब बड़ी मोहतरम हस्ती हैं, नहायत नॉन कंट्रोवर्शियल टाइप कैरेक्टर हैं, लेकिन बात यह है कि जब आवाम का दिल लुभाने की बात आती है तो कोई भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता। अपने तौर पर एक नहायत सनसनी खेज़ इंकशाफ करके उन्होंने अवाम पाकिस्तान की याददाश्तों में इजाफ़ा फरमाया है। हालांकि इसमें कोई बात ऐसी नहीं है जो आवाम या पाकिस्तान या किसी के लिए मालूमात का सबब बने। फरमा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट ने ही पहले पीटीआई और फिर पीडीएम की हुकूमत कायम की। अच्छा, ज़िंदगी में जबकि इतनी मसरूफियात हैं, इतने सारे मामलात हैं, बहुत सारे ज़रूरी काम भी हैं, सिराजुल हक साहब जैसे ज़िम्मेदार आदमी से इस किस्म के लतीफ़े की तवक्को ऑनेस्टली स्पीकिंग कम अज़ कम मुझे तो नहीं थी। ये वो बात है जो बाज़ औक़ात इस्टेब्लिशमेंट के हल्के, बाज़ औक़ात ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान, बाज़ औक़ात पीडीएम के ज़िम्मेदारान के मुँह से निकलती रही है, और आवाम भी इस हवाले से सानू की मोड पे है, तो कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। इस हवाले से पूछना मुझे ये था कि कौन सी ऐसी हुकूमत है, सिराजुल हक साहब अगर हमें बताना चाहें, अगर हमारी रहनुमाई फरमाना चाहें, कि जो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बग़ैर हुकूमत में आए हों या आगे आने वाले हों, या कोई चानस वानस बन रहा हो। समझ में नहीं आया, इसे एक बयान की क्या ज़रूरत थी। आज यकीन कीजिए पूरा
सब छान मारा, इस एक बयान से ज़्यादा पुरलुत्फ बात मुझे कहीं मिली नहीं। फरमा रहे हैं पीटीआई और पीडीएम की सियासत एक तैनाती के गिर्द घूमती है। गज़ब खुदा का, मतलब अहम काम है, एक इंतहाई अहम काम है। पीटीआई अपने तौर पर इस तैनाती के लिए जो कुछ कर रही है ठीक है, करती रहे। पीटीआई भी एक सियासी जमात है, उसका भी जो है वो हक़ है तकड़ करना। लेकिन इस वक्त ये जो क़ुराए फ़ाल है वो तो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, लंदन में बैठी हुई फ़्लाइटों के हाथ में लगा हुआ है। बाकायदा यहाँ से लंदन की फ़्लाइट ले करके हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 3 दफ़ा के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास जा रहे हैं, उनसे अप्रूवल लेने की कोशिशें फरमा रहे हैं। वहाँ से पता नहीं अप्रूवल नहीं मिल पा रही है या वो ख़ुद सोच रहे हैं कि मैं ही, मुझसे बेहतर इस एक ओहदे के लिए कोई और नहीं है, और हो सकता है कि अब वही वर्दी पहन करके हम पे नाजिल होए, क्योंकि अब इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। 3 दफ़ा तो वज़ीर-ए-आज़म बन चुके, सदर बन करके मिलना मिलाना कुछ नहीं है। सदर तो बिल्कुल बस ऐसे ही है कि रिबन काटने का काम आता है पाकिस्तान में। तो अब फील्ड मार्शल बन करके ही नवाज शरीफ साहब हम पे हुकूमत करेंगे, शायद इस वजह से अभी तक वो तैनाती जो है वो हो नहीं पा रही। इसमें ऐसी कौन सी बात थी जो सिराजुल हक साहब जिसके लिए परेशान हो रहे हैं? भाई एक सियासी मामला है, एक आईनी एक ज़रूरत है जिसके लिए ये भागदौड़ हो रही है। जो लोग प्लेयर्स हैं इस हवाले से उनको कर लेने दें यार, क्या खैर हो गई। कह रहे हैं ये वही सियासतदान है जो 75 साल से नज़रिए पाकिस्तान के साथ बेवफाई कर रहे हैं। हुजूर, लेकिन इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात, अगर आपकी बात को दुरुस्त मान लूँ, तो क्या ये नहीं है कि इन्हीं सियासी जमातों को अवाम की पजीराई भी हासिल है, और यानी अगर आपकी बात कर लें तो आपको अभी तक वो सनद पसंदीदगी हासिल नहीं हो सकी अपने तमाम तर गैर मुतनाज़ शख्सियत और हस्ती के बावजूद, जो शायद आपकी जमात को होनी चाहिए थी। क्वेश्चन मार्क है मेरा ख्याल है, अगर आप इस तरफ तवज्जो दें। फरमा रहे हैं कि वक्त आ गया है फरसूदा निज़ाम और इसके मुहाफ़िज़ों को शिकस्त दी जाए। मैंने 1992 में मैट्रिक किया था। एक पार्टी यानी जिसको कहते हैं अलविदाई पार्टी हमारे स्कूल में थी। उस वक्त हमारे पता नहीं कौन साहब थे, वो इस किस्म की खुशकुन बातें वो कर रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। ये बयान पढ़ करके मुझे याद आया कि वक्त आ गया है कि नौजवान अब अपनी सोच को बदलें, वक्त आ गया है कि हम अपने मुल्क को मिल्लत के लिए खड़े हो जाएँ। वक्त आ गया, वक्त तो चला भी गया। मैं 44 साल का हो गया, उस वक्त मैं 14 साल का था। 30 साल निकल गए, अब सर के से ये बाल गिरने रह गए, मगर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अभी सिराजुल हक साहब कह रहे हैं कि वक्त आ गया है। सर वक्त चला गया है, मेरा ख्याल है आप थोड़ा सा गड़बड़ेशन का शिकार थे। जब बात हो रही हो हंसने हंसाने की, तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान जाहिर है कि वो भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहती। उसके इजहारुल हक और वसीम अख्तर वो भी सोच रहे थे कि हम अपना नाम इस फहरिस्त में लिखवा लें। फरमा रहे हैं साबिक मेयर कराची, ये सामने बैठे हैं कुर्सी के हत्थे पे हाथ रख करके, पीटीआई को वोट बैंक और सीटें दिलवाई गईं। अच्छा, ये नहीं बता रहे किसने दिलवाई। अच्छा। इसलिए कि फिर वहाँ से उठ करके घर जाना तक नसीब होना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। ये नहीं बता रहे कि ये पीटीआई को सीटें जिन्होंने दिलवाई थी उन्हीं के पास हमारी फाइल भी फंसी हुई है, उन्हीं की वजह से हम इस मुल्क में दंदनाते घूम रहे हैं। हमारे अलल्ले तलल्ले, हमारी अय्याशियाँ, हमारी तमाम तर उल्टी सीधी हरकत भी बर्दाश्त हो रही हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अभी कह रखा है। अच्छा, इमरान खान की हुकूमत में आपको किस तरह से जो है वो, आपने खुद भी कहा कि हमसे ज़बरदस्ती इमरान खान हुकूमत को धक्का लगवाया गया, कमोबेश इसी किस्म का बयान था। तो ज़रा हुजूर थोड़ा सा हिम्मत करके ये भी बता देते कि ये कौन लोग थे जिन्होंने आपसे इतना बड़ा काम करा लिया। आप तो कराची में ज़िंदगियों और मौत के लाइसेंसेस दिया करते थे, ये नहीं बता रहे। आखिर में जिक्र करता चलूँ उनका जो बहुत ही मज़ाहिया बयानात में अपना सानी नहीं रखते, नाम है ख्वाजा इजहारुल हसन। कह रहे हैं पूरा पिंड भी मर जाए तो जमात इस्लामी और पीटीआई का मेयर नहीं आएगा। अच्छा हुजूर, अल्लाह ना करे माज़ल्ला मेरे मुंह में खाक, बल्कि आपके मुंह में खाक, क्योंकि ये हज़ियान तो आपने बकाए। पूरा पिंड क्यों मर जाए, उससे पहले ये बात करने वाला क्यों ना मर जाए, जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ मैं। क्योंकि आप लोग तो लोगों को मरने मारने के लिए ही आए थे इक़्तिदार में। आपको याद होगा, बोरी में बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आप ही ने खड़े होकर, बल्कि आमिर खान ने खड़े होकर के कहा था कि अभी भी कराची में वो वक्त नहीं आया। अपने प्रोग्राम में चला चुका हूँ मैं कि कराची में अभी वो वक्त नहीं आया कि लोग जो हैं वो मतलब हमारे सामने से, मतलब आप समझें फिर सारे मामलात हैं। इजहारुल हसन साहब का बयान भी सामने आया था। इजहारुल हसन साहब भी इस तरह की कुछ एक बात कर चुके, वो भी क्लिप में अपने प्रोग्राम में चला चुका हूँ। सर मतलब आप कब तक तबर्रे अपने ऊपर करवाते रहेंगे? आपको एक बार चैन क्यों नहीं आ जाता?
इस मर्तबा जो आपको मिला है, अगली दफ़ा में इंशाल्लाह आपको वो कुछ भी नहीं मिलना। आपके अपने इलाकों से इमरान खान आपके मुंह से निवाला छीन करके ले गया। आपके अपने इलाके शाह फैसल से पीटीआई के इमरान खान आपकी सीट पे आपको टंगड़ी दे करके और निकाल करके ले गए सीट, और आप बैठे हुए अभी बगले बजा रहे हैं। ये प्रांत का गवर्नर लेकर के आपने कौन सा तीर मार लिया, और ये गवर्नर कर क्या रहा है? आज इन्होंने नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद में एक हॉकी स्टेडियम का दौरा किया, कल ये गए थे फैज़ान मदीना। भाई अगर गवर्नर ये सब कुछ करता है तो मुझे बना दो ना यार, मेरे नामा माल में कौन सी स्याही है? फर्क सिर्फ इतना है कि मैं गुटखा नहीं खाता, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं सोने के कारोबार में मेरे कोई हिसाब किताब नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे ऊपर कोई दस्ते शफ़क़त नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ कह रहा हूँ, मतलब कोई खुदा का खौफ करते हैं भाई। चले, ये इस वक्त सियासत में हो रहा है, MKM हो, पीपल्स पार्टी हो या सिंध की सियासत हो। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इनसाइड स्टोरी विद सिद्दीक जान। अब पता चला। अब पता चला। वक्त है इनसाइड स्टोरी का। सिद्दीक जान, नैब की जो तरमीम है, लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट में वो अब ख़तरे में पड़ गई हैं। रिमार्क्स तो कुछ इस तरह के आ रहे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा उसामा गाजी साहब, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसी जो केस है उसके आउटकम से मियां नवाज शरीफ की वापसी जो है वो जुड़ी हुई है। अगर नैब तरमीम सर्वाइव कर गई तो मियां नवाज शरीफ फ़ौरन वापस आ जाएंगे। अगर नैब तरमीम सर्वाइव ना कर सकें तो फिर उनके आने के जो मामला है वो खटाई में पड़ सकता है। मामला यह है कि हुकूमत ने नैब तरमीम की, और उन नैब तरमीम के ज़रिए जिस तरह से NRO दिया गया, जैसे करप्शन केसेस बंद किए गए, और जैसे एहतसाब का निज़ाम तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है, एहतसाब का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। ये मामला इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर आए हैं, और दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान के वकील जो हैं वो ख्वाजा हारिस हैं, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ का जो केस है उसमें पूरा ट्रायल जो कंडक्ट किया, जो उनके वकील के तौर पर वो ख्वाजा हारिस साहब ने किया। उनसे बेहतर कौन समझ सकता है कि नैब के कानून में जो तरमीम की गई हैं उसका असल मकसद क्या है, और कैसे उसमें शरीफ ख़ानदान और बड़े बड़े मुलज़िमों को, मुजरमों को फ़ायदा हो रहा है। आज की समाअत की अगर मैं आपसे बात करूँ तो आज जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब ने बहुत अहम सवालात उठाए हैं। इजाज़ुल हसन साहब ने इस बात की निशानदेही की है कि ये जो नैब तरमीम की गई हैं, नैब के कानून में जो तरमीम की गई हैं, इनकी ज़रूरत क्या थी, कौन सी ऐसी मजबूरी थी? सिर्फ एक ये कहा जाता था कि जनाब वो ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, बाकी कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि ऐसी तरमीम कर दी गई हैं जिन तरमीम के बाद एहतसाब हो ही नहीं सकता, ट्रायल हो ही नहीं सकता। तकरीबन करप्शन केसेस में सज़ा को नामुमकिन बना दिया गया है, मुश्किल ही नामुमकिन बना दिया गया है। और इजाज़ुल हसन साहब मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि जितने भी दुनिया के मुल्क हैं जहाँ पर तरक्की हो रही है वहाँ पर करप्शन के खिलाफ कवानीन सख्त हैं, और जिन मुल्कों में करप्शन के खिलाफ कवानीन को नरम किया गया है उन मुल्कों का उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया कि सत्यानाश हो गया उन मुल्कों का। तो यहाँ पर यही सवाल उठाया जा रहा है कि जिस तरह से पार्लियामेंट ने, और ये भी आज इजाज़ुल हसन साहब ने बात कही कि देखें ये जो बिल आए हैं ये असल में तो एक तरह की हुकूमत की पॉलिसी है, क्योंकि हुकूमत ही वो बिल लाई है और उसके बाद वो पास हो गए पार्लियामेंट से। और पहले भी अदालत में ये सवाल उठ चुका है कि ये वो पार्लियामेंट है जहाँ सबसे बड़ी जो पार्टी है PTI जो अब अपोजिशन में वो निकल गई है, वो बाहर चली गई असम्बली से, और असम्बली में हम ख्याल जमातें बैठी हैं, और पर्सन स्पेसिफिक नज़र ये आ रहा है जो है वो बादी नज़र में कि वो पर्सन स्पेसिफिक कवानीन बना रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं। जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उनका व्यू ये है कि पार्लियामेंट ने जो किया है हम उसको नहीं देख सकते, और वो अभी तक मुतमिन नज़र नहीं आ रहे कि ये आइन से मुतसादिम है। दिमाग की हद तक ज़ाहिर है फैसला तो अभी होना है, और मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि ये अदालत का काम नहीं है कि वो मेयार तय करे कि करप्शन का जो थ्रेशोल्ड है वो क्या होगा, कि उससे नीचे जो है वो चाहे नैब ना देखे लेकिन उससे ऊपर के केसेस को नैब को देखना चाहिए। इजाज़ुल हसन साहब कहते हैं कि पहले भी अदालतें ये मामला देखती रही हैं, अदालत की बात देखनी चाहिए, अदालत को मेयार तय करना चाहिए जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं उनके मुताबिक, और इंटरनेशनल कन्वेंशन को छोड़ भी दें। तो इजाज़ुल हसन साहब का ये कहना है कि जो पहले नैब के कवानीन मौजूद थे उनको देखें कि उन कवानीन को जो चेंज किया गया है, जिस तरह से कोई एक मजबूरी तो बताएं, कोई एक ज़रूरत तो बताएं कि कैसे पाकिस्तान को फ़ायदा है उन तरमीम से, क्यों वो तरमीम की गई हैं, इसके ऊपर अदालत को मुतमईन किया जाए। अब ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो आज जो उनका पॉइंट इस्टेब्लिश उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है, यानी अगर करप्शन लूटमार होती है तो ये अवाम के टैक्स का पैसा है, लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ जुड़े हुए हैं इसके साथ, क्योंकि वो जो अरबों रुपया है जो लूटा गया है वो अगर वापस आएगा कौमी खजाने में तो वो पाकिस्तान के लोगों पर खर्च होगा। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा काम हो रहा है। जिन्होंने प्ली बार्गेन की, और ये भी बात की इजाज़ुल हसन साहब ने की कि जिन्होंने प्ली बार्गेन की, जिन्होंने माना कि हाँ मैंने करप्शन की, हाँ मैंने लूट मार की,
और वो कहता है कि मैंने लूटमार किया है, करप्शन किया है, मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मुझे जेल मत भेजो, ये मैं कौमी खजाने में पैसे जमा कराता हूँ। इन तरमीम ने यह कहा है कि अगर किसी ने 20 साल पहले भी अरबों रुपए दिया था प्ली बार्गेन का, ये मानते हुए कि हाँ मैंने करप्शन किया है, लूटमार किया है, कौमी खजाने का नुकसान किया है, आवाम के टैक्स का पैसा चोरी किया है, वो अगर 20 साल पहले पैसे वापस कर भी चुका है, अब वो एक दरखास्त देगा अदालत में कि वो जो 20 साल पहले मुझे सजा होने लगी थी और मैंने मान लिया था कि मैंने करप्शन किया है और मैंने पैसा वापस कर दिया था, वो तो मैंने दबाव में वापस किया था, मेरे से तो बड़ी ज्यादती हुई है। तो जज साहब एक फैसला देंगे कि हाँ इस बेचारे के साथ तो 20 साल पहले बड़ी ज्यादती हुई थी, वो अरबों रुपए उसको वापस मिल जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हैं। और अब तक जो इजाज़ुल हसन साहब जो हैं वो बार बार ये बात कर रहे हैं, जो कि दुरुस्त बात है कि एहतसाब होना चाहिए, एहतसाब तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया है। और ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि बड़े बड़े लोग जो हैं वो इन तरमीम के बाद वो घरों में मज़े से बैठे हैं, वो आराम से बैठे हैं, जिन्होंने करप्शन की, लूटमार की, चोरी की, वो आज घरों में अयाशी कर रहे हैं, मज़े से बैठे हैं। और फिर जो बार बार पॉइंट एक आ रहा है इन केसेस में कि नैब अदालतों ने जो सैकड़ों रेफरेंसेस वापस भेजे हैं, उन रेफरेंसेस को किसी और फोरम पर नहीं भेजा गया। यानी ये नहीं कहा गया कि ये FIA देख ले, ये FBR देख ले, ये बैंकिंग कोड देख ले, ये फोरम देख ले, ये एंटी करप्शन देख ले, नहीं, चैप्टर क्लोज कर दिया गया है। वो केसेस वापस गए और उनको बंद कर दिया गया है, अलमारियों में रख दिया गया है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि तमाम रिकॉर्ड महफूज बनाया जाए, कोई चोरी ना हो सके, तब्दीली ना हो सके, क्योंकि अल्टीमेटली इनको किसी न किसी फोरम पर जाना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर बड़ी जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सबको नजर आ रहा है कि इस वक्त तमाम इदारे कंप्रोमाइज्ड हैं सिवाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। तो उमर अता बंदियाल साहब की तरफ लोग देख रहे हैं कि बंदियाल साहब वो फैसला दीजिए कि जो इतने करप्शन केसेस जो बंद हो गए हैं, जो आगे जो इन्होंने तरमीम ये जो कर छोड़ी है, तो आगे इन्होंने आसान बना दिया है। और यही बात अदालत के सामने आ रही है कि उन्होंने इतना आसान बना दिया करप्शन को कि आप कोई भी दीदा तलेरी से आप करप्शन करें, लूट मार करें, आपको को पकड़ ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। बजाय इसके कि व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ने के लिए कवानीन सख्त किए जाएं, इन्होंने तो बिल्कुल ही कानून की धज्जियां लास्ट कमेंट 30 सेकंड्स हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म को भी इंसाफ नहीं मिल रहा, साहब अरशद शरीफ शहीद, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की कोशिश हो रही है, दरखास्तें चली गई। इस पे बड़ी पेशरफ्त अगले 2-3 दिन में हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देना है। जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के 2 खतूत हैं उसके ऊपर, उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये दरखास्तें किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इनको पजीराई मिलती है, नहीं मिलती। इस हवाले से जो भी होगा इंशाअल्लाह प्रोग्राम में आपको उन हवालों से भी आगाह रखेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देना आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च एक जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।